आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में इतना समझ लो कि 12th क्लास में भी ये टॉपिक कभी एक ज़माने में हुआ करता था। ठीक, लेकिन सीबीएसई को कहीं ना कहीं 12th के बच्चों पे रहम आया, उन्हें महसूस हुआ कि 12th पे ज़्यादा जुल्म नहीं करना चाहिए, तो हटा दिया। लेकिन आईसीआई को ऐसा कभी महसूस होता ही नहीं है, हैं? आईसीआई की नज़रों में हमेशा ऐसा रहता है कि बच्चा अभी कम सीख रहा है, अभी और सिखाओ इसे, थोड़ा कम ज्ञान मिला है इसे, थोड़ा और ज्ञान दो, ये भी दो वो भी दो, ये भी समझाओ वो भी समझाओ, ये भी पढ़ाओ वो भी पढ़ाओ, सब पढ़ा दो। ठीक है, तो आईसीआई कभी किसी के लिए रहमदिल न बनता ही नहीं है, इसलिए ये टॉपिक आईसीआई ने कभी हटाया ही नहीं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जेएलपी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसके बारे में। जॉइंट लाइफ पॉलिसी होता क्या है कि पार्टनरों का, पार्टनर लोग हैं ना, ये पार्टनर लोग आपस में मिलकर इंश्योरेंस करवा लेते। अलग अलग करवाएंगे तो अलग अलग खर्चा जाएगा, राइट? और ऐसा तो है नहीं कि बिना इंश्योरेंस के जिंदा रहेंगे, मतलब जिंदगी अच्छी बीतेगी। इसलिए इंश्योरेंस करवाने का कॉन्सेप्ट आता तो कहते हैं कि सब एक साथ मिलकर करवा लेते हैं। ए पार्टनरशिप फर्म में डिसाइड टू टेक अ जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द लाइफ ऑफ ऑल पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स की ज़िंदगी को लेकर फर्म ही इंश्योरेंस करवा देती है, क्योंकि पार्टनर इंपॉर्टेंट है फर्म के लिए। इसके लिए प्रीमियम कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी ना। अच्छा, कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। टर्म्स क्या क्या हैं? एक तो है प्रीमियम, ये 11th क्लास में पढ़े होंगे ये टर्म। एक तो है प्रीमियम और एक है सम एश्योर्ड, और एक आ जाता है सरेंडर, सरेंडर वैल्यू। प्रीमियम ये वो अमाउंट होता है जिसे पे करके एक पर्सन अपनी पॉलिसी को जिंदा रखता है। ठीक, दूसरा है सम एश्योर्ड, ये वो अमाउंट है जो एक पर्सन प्राप्त करता है एट द एंड ऑफ द पॉलिसी। पॉलिसी के ख़त्म हो जाने पर जो एक अमाउंट वापस मिलता है पर्सन को, उसे सम एश्योर्ड कहते हैं। और एक आता है सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू का मतलब है कि बीच में ही कोई बात हो गई कभी किसी के साथ, वो अपनी पॉलिसी कंटिन्यू नहीं कर रहा, तो वो पॉलिसी को डिस्कनेक्ट करते हैं, डिसकंटिन्यू करते हैं, तो बदले में कुछ एक अमाउंट मिलता है, उसे सरेंडर वैल्यू कहा जाता है। समझ में आ गया? तो फिलहाल प्रीमियम की बात करेंगे। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब तीनों पार्टनरों का मिला के इंश्योरेंस हुआ है, इसके लिए प्रीमियम पे करना है, तो वो प्रीमियम फर्म पे करती है। फर्म pays the premium and the amount of policy is payable to the firm, and the amount of policy is payable to the firm on the death of any partner। कोई पार्टनर अगर डेथ कर गया है या फिर पॉलिसी मैच्योर हो गई, इन दोनों में जो भी पहले काम हो जाए उसी को ही लिया जाएगा। भाई पॉलिसी ऐसी तो चलती है, या तो पॉलिसी का टाइम पूरा हो जाए या फिर जिसके नाम पॉलिसी है वो मर जाए, तो पैसा मिलता है। वो पैसा मिलेगा किसको मिलेगा? पेबल टू फर्म।
फर्म की जेब में आएगा। पार्टनर मरेगा तो पैसा फर्म को मिलेगा। कोई प्रॉब्लम? The objective of taking such a policy is to minimize the financial hardship to the event of payment of a large sum to the legal representative of a deceased partner or to the retiring partner। अब ये काम किया क्यों जा रहा है? काम करने का मोटिव है कि कोई पार्टनर है वो मर गया या रिटायर हो गया तो एक बहुत बड़ा अमाउंट उसके रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाता है ना, नॉमिनी जिसे कहा जाता है। तो वो उतना अमाउंट देते वक्त फर्म के हैया दैया लग जाएगी। कहाँ से निकालेंगे एकाएक उतना बड़ा अमाउंट? समझ में आ रहा है? इसलिए इंश्योरेंस करवा दिया जाता है, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस। उसी के बेसिस पे आगे बढ़ जाएंगे। मतलब मान लो डेथ कर गया पार्टनर तो पॉलिसी का पैसा मिलेगा ना। जब वो पॉलिसी का पैसा मिलेगा तो फर्म वो चुका देगी नॉमिनी को। फर्म की टेंशन खत्म हो गई कि नहीं हुई? एक तरह से अपना रिस्क कम कर लिया। मेरी बात समझ में आ रही है? जनरली हमने क्या देखा कि एक पार्टनर मरता है या रिटायर होता है तो उसका हम अपना बैलेंस निकाल देते हैं। बैलेंस निकालते हैं और उसके बाद फर्म के गले में से उतना पैसा निकाल के उसको दे दिया जाता है। या तो उसको दे दो या उसके नॉमिनी को दे दो, लेकिन फर्म के गले में होना भी तो चाहिए ना। अब कभी गले में हो ही ना और वो आ जाए पैसे लेने, लाओ दो पैसे, बेइज्जती हो जाएगी, है ना। इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट आ गया है बीच में। अपना रिस्क कम कर लेती है फर्म। बढ़े आगे। अगर किसी को कुछ पूछना हो अभी तक में तो पूछ सकते हो, क्योंकि ये कुछ कंफ्यूजिंग सी चीज़ें लगती हैं लोगों को। ऐसे कंफ्यूजन कुछ होना नहीं चाहिए, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। भाई हम लोग बाइक का इंश्योरेंस करवाते हैं, कार का इंश्योरेंस करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? कार ठुक जाएगी, टक्कर लग जाएगी, 20-25-30 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाएगा, मतलब हमें देना पड़ेगा। इंश्योरेंस करवा के रखेंगे तो वो हम ना देकर वो पे करेगा, हैं? वही चीज़ यहाँ पर है। कोई पार्टनर मर गया, रिटायर हो गया तो उसका अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस करवा के रखेंगे तो हम ना पे करके वो पे करेगा। मतलब वो कंपनी डायरेक्ट पे नहीं करेगी, कंपनी फर्म को देगी, फर्म इधर पार्टनर को दे देगा। डन। देखो अब जर्नल एंट्री की बात करते हैं। जो ये प्रीमियम है, अगर इस प्रीमियम को एज एक्सपेंस ट्रीट करते हो लिखते चलोगे, हेडिंग डाल लेना JLP और लिखते चलोगे। तो प्रीमियम की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग केस में तरीके से चलेगी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर प्रीमियम। तो पहला केस है व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। तो एक्सपेंस है तो सीधी सी बात है, एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। तो नॉर्मली इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जाता है तो एंट्री हो जाती है इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये नॉर्मल एंट्री, नॉर्मल केस में हो जाती है एंट्री, है ना। लेकिन यहां पर इसी इंश्योरेंस को नाम दिया है JLP, तो JLP और लगा देंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हो गया।
तो पहले तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने की एंट्री होगी, इसके बाद वही इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीट किया जाएगा, भेजा जाएगा ना ट्रांसफर एंट्री। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा। बात क्लियर है? बेसिक कॉन्सेप्ट है बस। देन जब पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो पैसा मिलेगा, मिलेगा ना, मिलेगा तो फर्म के पास आएगा, तो फर्म के पास आएगा तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां दो केस बनेंगे, मैच्योरिटी वाले केस में तुम दो केस देख सकते हो, दो घटनाएं। पहली घटना, मैच्योरिटी हुई है लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दिए नहीं है ना, मैच्योरिटी हो गई लेकिन पैसे नहीं मिले। इन दैट केस एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और इसके बाद जब पेमेंट आ रही है, इसी इंश्योरेंस की जब पेमेंट आ रही है तब एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। हाँ, पेमेंट रिसीव हो रही है। तो यहाँ देखोगे तो सीधे सीधे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला गया ना पैसा, मिला फर्म को ही और फर्म ने वो पार्टनर को दे दिया कि लो ले जाओ अपना काम। कोई दिक्कत तो नहीं आई? हम्म, आगे बढ़ जाए। पहला वाला क्या मैच्योरिटी आगे सब, पहला वाला बताओ। ये वाला, ये एंट्री मेच्योरिटी के वक्त करते हैं। अब मेच्योरिटी पे ऐसा थोड़ी होता है कि आज ही मेच्योरिटी हुई और इंश्योरेंस कंपनी आज ही पैसा ला के दे दे, ऐसा होता नहीं है ना। मेच्योरिटी हो गई उसके बाद 2 4 3 5 दिन हफ्ता महीना भी लग जाता है पैसा। कई तो सुने होंगे कि चप्पलें घिस जाती हैं इंश्योरेंस का पैसा लेने लेते में। तो कुल मिला के बात यह है कि हमें ये दो एंट्रियों पे ध्यान रखना है कि ये अलग अलग करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना, तो चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस देखो, दिस इज द सेकेंड केस ऑफ जेएलपी। सेकेंड केस है कि व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एसेट। पीछे तो हमने प्रीमियम को एक्सपेंस के रूप में ट्रीट किया, अब हम प्रीमियम पेड को एसेट्स के रूप में दिखाएंगे। मतलब हमने अगर प्रीमियम पे किया है तो वो एक एसेट्स खरीदने के लिए पे किया है। अब कैसे भाई, एसेट्स कैसे हो गया? ये मेन मुद्दा तो यही है, एसेट्स हो कैसे गया? तो सीधी सी बात है, हम कहीं पैसा जमा कर रहे हैं, मतलब प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो वो बाद में मिलेगा ही ना, वो रिटर्न देगा ना, हमें तो फायदा देगा। तो वो इसलिए एसेट्स बोला जा रहा है इसे। अगर एसेट्स मान के चलेंगे तब देखो क्या एंट्रियां चलेंगी। ये बढ़ता है बढ़ेगा तो। ओहो, गलत बटन दब गया था। अगर एसेट्स के रूप में देखेंगे तो इसके लिए एंट्री हो जाएगी जेएलपी अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट्स आ रहा है ना, टू बैंक अकाउंट।
तो इंश्योरेंस अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो इसकी एंट्री हो गई JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब साल बीत गया, देखो खरीदा तो ये एंट्री हुई है ना। अब एट द एंड ऑफ ईयर साल के एंड में क्या करा जाएगा, साल के एंड में देखेंगे कि जो अमाउंट पे किया है वो उसकी वैल्यू सरेंडर वैल्यू से ज़्यादा है या कम। सरेंडर वैल्यू जो मिलेगा है, मिलेगा मतलब वो प्रीमियम मैंने बताया था ना कि प्रीमियम तो पे करते रहते हैं लेकिन बीच में किसी कारणवश पॉलिसी को हमें रोकना पड़ता है तो एक सरेंडर वैल्यू होती है। मैच्योरिटी से पहले। हाँ, मैच्योरिटी से पहले वो एक सरेंडर वैल्यू होती है। वो सरेंडर वैल्यू भी बैंक ही मतलब इंश्योरेंस कंपनी ही डिसाइड करती है। तो जो हमने प्रीमियम पे किया है, प्रीमियम जो हमने पे किया है, अगर वो वैल्यू ज़्यादा है सरेंडर वैल्यू से तो एक तरह से लॉस हो गया, तो ये लॉस ही तो कहलाएगा। हमने जो पे किया अमाउंट और जो हमारी सरेंडर वैल्यू है, क्योंकि अभी जो हमें अमाउंट मिलना चाहिए, सरेंडर वैल्यू जो हमें मिलना चाहिए और प्रीमियम जो हम पे कर रहे हैं, तो अगर प्रीमियम ज़्यादा है सरेंडर वैल्यू कम है तो ये लॉस हो गया ना फिर तो। एंड ये जो लॉस है इसे ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एक सरेंडर वैल्यू होती है, उससे ही हम नाप लेंगे। इसके बाद इसी केस में जो इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा दे रहा है, इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा दे रहा है, अगर ये वैल्यू सरेंडर वैल्यू से ज़्यादा है, हमने प्रीमियम पे किया कंपनी को, वो प्रीमियम का वैल्यू सरेंडर से ज़्यादा हो तो लॉस हो गया, कोई बात नहीं, लॉस हो गया तो। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जो हमें पैसा दे रही है वो पैसा सरेंडर वैल्यू से अगर ज़्यादा है तो अपने को तो फायदा हो गया, हुआ ना फायदा। तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा फिर, ये गेन कहलाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये जो गेन है, गेन कहाँ जाएगा, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा और इनके रेशो में बढ़ जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लिख लिया। बात पकड़ में आ रही है। अगर एसेट्स के रूप में हम प्रीमियम को देखते हैं तो ये बात है। और तीसरा केस ये मिटा दूं, लिख लिया ना सारा। देखिए तीसरा केस,
क्रिएशन ऑफ जॉइंट पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। जॉइंट प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उसके लिए एक जेएलपी रिजर्व बनाया जाता है, जॉइंट पॉलिसी रिजर्व। अगर जेएलपी रिजर्व बना रहे हैं, क्या करना होगा, इस मेथड के जरिए हम जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो अपने जेएलपी अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। पहले तो वही होगा, जो हमारी पॉलिसी है, पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पॉलिसी कौन सी है हमारी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी है। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में, अमाउंट इक्वल टू प्रीमियम इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पॉलिसी रिजर्व अकाउंट है। लास्ट में करना क्या है, सेम अमाउंट जितने की पॉलिसी है ना, उतने की ही पॉलिसी का एक अमाउंट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से निकाल के और पॉलिसी अकाउंट में रिजर्व में डाल दिया जाएगा। इसके लिए एंट्री हो जाएगी, ये एंड पर है, एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में करना क्या होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से निकाल के ट्रांसफर कर देंगे पॉलिसी रिजर्व अकाउंट में। पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, अब इससे प्रॉफिट कम हो गया ना, एक अप्रोप्रिएशन हुआ, अप्रोप्रिएशन से हम ट्रांसफर कर रहे हैं रिजर्व में, तो प्रॉफिट में से एक छोटा सा हिस्सा निकाल के दे दिया ना रिजर्व को। जितने का प्रीमियम पे करा हमने उतने ही अमाउंट का एक रिजर्व बना लिया। इसके बाद पॉलिसी अकाउंट इज ब्रॉट डाउन टू इट्स सरेंडर वैल्यू बाय डेबिटिंग द लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। अब ये जो पॉलिसी अकाउंट था, पॉलिसी अकाउंट को हम ब्रॉट डाउन लेकर आएंगे, कहाँ, अपने सरेंडर वैल्यू पे रखेंगे। सरेंडर वैल्यू तो अलग है, सरेंडर वैल्यू पे रखेंगे बाय डेबिटिंग लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट with amount which exceeds the surrender value of the policy। सरेंडर वैल्यू से पॉलिसी की वैल्यू जितनी ज़्यादा जा रही है, सरेंडर वैल्यू तो एक अपनी डिसाइडेड है ना, उस वैल्यू से ज़्यादा जितनी वैल्यू जाएगी लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। तो इसके लिए एंट्री, अगली एंट्री हो जाएगी लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पॉलिसी अकाउंट। तो रिजर्व अकाउंट एक बार क्रेडिट हुआ, अब वही रिजर्व अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। पॉलिसी अकाउंट डेबिट हुआ था, वही पॉलिसी अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो कुछ तो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा ना। तो विद अमाउंट विच एक्सीड्स द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी, सरेंडर वैल्यू जो एक्सीड कर जाए, जितना ज़्यादा हो जाएगा उस वैल्यू से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। बस यही थोड़ा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पर एक्सीड किया हुआ वैल्यू, ज़्यादा वैल्यू जो है सरेंडर वैल्यू से ज़्यादा की जो वैल्यू, एक तो वैल्यू सरेंडर है और उसके बाद पॉलिसी रिजर्व अकाउंट में जितना वैल्यू जा रहा है वो ज़्यादा हो गया, तो जो ज़्यादा वैल्यू वो यहाँ रख दिया जाएगा। Thus, in this method, policy account appear on the asset side
and policy reserve account appear in the liability side of the balance sheet until it is realized. अब जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा बचा हुआ है हैं, अब एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट हो रहे हैं ना दोनों, तो पॉलिसी अकाउंट तो दिखा दिया जाएगा, ये दिखाएंगे एसेट्स में, और पॉलिसी रिजर्व अकाउंट दिखाया जाएगा ये लायबिलिटी में, और बचे हुए अमाउंट से दिखाया जाएगा। Both these accounts appear in the balance sheet at the surrender value of the policy. Surrender value of the policy से दिखाया जाएगा। हाँ यहाँ लिख लो सरेंडर वैल्यू, और ये भी सरेंडर वैल्यू। एक्सेस वाला अमाउंट तो यहाँ आ गया ना, एक्सेस अमाउंट तो इधर आ गया है, तो इधर केवल सरेंडर वैल्यू ही आएगा। This method is different from the method discussed in 2 above only in respect of reserve account. ये ऊपर दिए बताए दोनों मेथडों से अलग है, ठीक है। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, joint life policy reserve is transferred to joint life policy account and then the balance is transferred to partners capital account. ये लाइन हाईलाइटेड है, इसको लिख भी सकते हो तो लिख लो इसको कॉपी में। जब इतना कर लिया है, हाँ ये वाली लाइन, क्या बताया यहाँ पर कि अगर कोई पार्टनर डेथ कर गया, मर गया, तो जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट है ना, वो सारा का सारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में, हैं। यानी इस केस में एंट्री हो जाएगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में डाल दिया ऐसा सारा, और एंड देन बैलेंस जो बचेगा, अगर तो ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पर ऑब्वियसली डेबिट क्रेडिट के चक्कर में कुछ ना कुछ अमाउंट बचेगा, उसे ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये जब अकाउंट बनाया जाएगा ना इनका, तब वहाँ मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, तब वहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये इसके लिए मैंने बता दिया है। जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लिख दिया 30,000 जब अकाउंट बनेंगे तो उसमें बैलेंस तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ 2 केस हैं, 2 नहीं 3। पहला केस तो हमने प्रीमियम का एक्सपेंस मानना है, तो क्या करेंगे वो देख लिया। दूसरा केस कि प्रीमियम को एसेट्स मानेंगे, तब क्या करना होगा, ठीक है। और तीसरा केस है कि अगर प्रीमियम हमारा पे कर रहे हैं और उतने का ही एक रिजर्व बना रहे हैं, तो क्या होगा। अलग अलग, उसमें पार्टनरों का अलग अलग इंश्योरेंस होगा।
अभी इसका तो न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा ना, पहले टॉपिक लास्ट बचा हुआ है वो, लेकिन पहले इसके कुछ क्वेश्चंस भी देखने पड़ेंगे ना। देखा जाए, कर लिया है ना कॉपी? चलो देखो क्वेश्चन देख लो। रेड, वाइट एंड ब्लैक shared profit and loss in the ratio 5:3. They took out a joint life policy in 2018 for 50,000 रुपये। कोई दिक्कत यहाँ तक? A premium of ₹3,000 being paid annually on 10th of June. The surrender value of the policy on 31 December of various years was as follows। ये लाइन अब यहाँ से समझोगे। बताया कि 10 जून को प्रीमियम पे कर रहे हैं 3,000 रुपया, हर साल 10 जून को पे करना है। और जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है 50,000 की, मतलब टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा तो कितना पैसा मिलेगा हमें? 50,000 रुपये मिलेगा। अब सरेंडर वैल्यू डिसाइड कर दी गई है 31 दिसंबर 2000 जो भी है, 20-21 जो भी, तो फिलहाल तो 2018 का बोला है कि जिस साल पॉलिसी खरीद रहे हैं, देखो पॉलिसी 2018 में खरीदी है और 2018 के ही 31 दिसंबर का सरेंडर वैल्यू है नील, यानी कि 31 दिसंबर 2018 से पहले अगर तुम ये पॉलिसी अपनी बंद करते हो हैं तो आपको अमाउंट मिलेगा 0। अगला साल 31 दिसंबर 2019 को पॉलिसी बंद कर रहे हो तो 900 रुपये मिलेगा। 2020 में बंद करते हो 2,000 रुपये, 2021 में बंद कर रहे हो तो 3,600 रुपये मिलता रहेगा। ब्लैक रिटायर ऑन 15 अप्रैल 2022। प्रिपेयर लेजर अकाउंट एज्यूमिंग नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज मेंटेन्ड। मान के चलना है कि कोई भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट मेंटेन्ड नहीं है। दैट मीन्स हमें ये ना थर्ड कैसे हो जाएगा भाई? नो लिखा है, नो JLP अकाउंट इज मेंटेन्ड। नहीं आया पकड़ में? अरे पहला केस हुआ ना भाई, पहले ही केस में तो था। कहीं पर जर्नल एंट्रियां देखो अभी जो लिखवाई कहीं, हाँ तो उसमें कहीं पर भी JLP अकाउंट आया जर्नल एंट्री में? तो वही तो है कि JLP अकाउंट मेंटेन नहीं करना हमें, तब इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? प्रीमियम ही तो पे कर रहे हैं, तो प्रीमियम के लिए कर लिया। हर साल का प्रीमियम एक्सपेंस ही तो माना जाएगा, और प्रीमियम पे कर रहे हैं और उसे P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। प्रीमियम पे कर रहे हैं और ट्रांसफर करते जा रहे हैं। 10 जून 2018 को 3,000 रुपया पे करा और 31 दिसंबर 2018 को साल खत्म हो गया तो 3,000 रुपये JLP अकाउंट P&L अकाउंट में चला गया। कोई प्रॉब्लम? फिर 2019 में पे करा 3,000 रुपया और साल के एंड में 3,000 PL अकाउंट में चला गया। फिर पे करा, फिर PL अकाउंट में गया, फिर पे करा, फिर PL अकाउंट में चला गया। समझ में आ रही चीजें हैं? अकाउंट में ट्रांसफर होता जा रहा है, कहीं कोई और एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा, इसके बाद जब P&L अकाउंट बनाया जाए तो वही सारी एंट्रियां ट्रांसफर होके डेबिट में आ रही हैं। बाकी क्रेडिट में कोई अमाउंट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि केवल P&L अकाउंट में JLP ही थोड़ी आएगा, और भी चीजें आएंगी ना। और बातों को तो हमें बताया ही नहीं है यहाँ, तो हम वो सारी बातें यहाँ लिखेंगे भी नहीं। हमें सिर्फ इसके ट्रीटमेंट से मतलब है, तो वो देख रहे हैं। हर साल
तीन हजार रुपये लिखते चले गए। क्लियर? लास्ट बचता है कि 15 अप्रैल 2022 को मर गया तो सरेंडर वैल्यू ही तो मिलेगी। अब 15 अप्रैल 2022 से पहले के सरेंडर वैल्यू अपनी 3600 रुपये है, तो फर्म को यही 3600 रुपये मिल रहा है, तो मिल गया बाय बैंक अकाउंट 3600 रुपये, और यही 3600 रुपये इनके अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आगे बढ़ जाएं तो अगला सवाल देखें। अगला सवाल भी देखो कुछ ऐसा ही है, मिलता जुलता। रेड वाइट ब्लैक शेयर कर रहे हैं 5-3-2 के लिए। दे टुक आउट अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑन 2018 है 15,000 रुपये का। ए प्रीमियम ऑफ ₹3000 बीइंग पेड एनुअली ऑन 10 जून। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ सरेंडर वैल्यू के लिए बताया है कि हर साल की 31 दिसंबर को सरेंडर वैल्यू 2018 का 0, 2019 का 900, 2020 का 2000, 2021 का 3600। क्लियर है? ब्लैक रिटायर्स ऑन 15 अप्रैल 2022। तो ब्लैक रिटायर हो रहा है जिसका अपना शेयर है 2/10 है। रिक्वायर्ड प्रिपेयर लेजर अकाउंट एज्यूमिंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन्ड ऑन सरेंडर वैल्यू बेसिस। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बनाना है हमें अब की बार। पिछले क्वेश्चन में तो बनाना ही नहीं था, नहीं बनाना था तो सिर्फ इतना ही दिखाया। कितना दिखाया? सिर्फ इतना। जो सरेंडर वैल्यू है वो सरेंडर वैल्यू हमारी ट्रांसफ़र हो गई हैं। अब जेएलपी अकाउंट अगर बना के चलोगे तो सारी ट्रीटमेंट एक में ही आ जाएगी। देखो 10 जून को पे करा 3000 रुपया, 10 जून को 3000 रुपये पे किया, और 31 दिसंबर को 3000 रुपया P&L अकाउंट में चला गया। कोई प्रॉब्लम नहीं आता तक। देन 10 जून को फिर से 3000 रुपया पे किया, और 31 दिसंबर 2019 को 2100 रुपये ट्रांसफ़र हो गया हमारा। कहाँ ट्रांसफ़र हो गया? P&L में। अब ये 2100 रुपये कैसे ट्रांसफ़र हुआ है? 900 रुपये सरेंडर वैल्यू भी तो है। तो 2019 का ट्रांसफ़र होना चाहिए था P&L अकाउंट में 3000 रुपये। 3000 का लॉस होना चाहिए था, लेकिन हमें एक वैल्यू मिल गई 900, तो 2100 रुपये तो लॉस हुआ। तो 2100 रुपये का लॉस हमारा P&L अकाउंट में चला गया। बाकी बैलेंस शीट 900 रुपये हमारा सरेंडर वैल्यू आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा ना। अब इसके बाद 1 जनवरी को हो गया, फिर 10 जून 2020 को फिर 3000 रुपये पे करा, और 31 दिसंबर 2020 का सरेंडर वैल्यू 1900 रुपये, बैलेंस शीट आता है 2000। अब मिलाते जुलाते देखोगे, मिलाते जुलाते सरेंडर वैल्यू जुड़ती चली जा रही है ना। हो गया ना 2000। और आगे बढ़ेंगे तो बैलेंस बीडी 2000, फिर 10 जून को 3000 पे करा, और 31 दिसंबर को P&L में गया 1400 रुपये। बाकी जो बैलेंस बचता है 3600 रुपये, वो हमारा बैलेंस है जो कि अगले साल में आ गया 3600।
कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो हमें क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है वो सारी यही वैल्यू है। ₹3600 हो गया। अब ₹3600 हमारा ईयर एंड पर रिटायरमेंट पे बैंक इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। तो बाय बैंक अकाउंट आ गया 3600। बस इसमें मुद्दा क्या है, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है और अकाउंट बन के तैयार हो जाएगा ये। बस इसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट और है। तो हर बार का जैसे पहले साल का 3000, दूसरे का 2100, तीसरे का 1900, चौथे का ट्रांसफर। जेएलपी हो गया। इसके अब कुछ आगे के क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशंस करके हैं, इलस्ट्रेशंस करके और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होमवर्क में करना। डन।